नमस्कार एवरीवन। आई एम सीए अभिषेक कासट एंड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं फ्रॉम क्लास 9 टू 12 एंड वेरी सून हम अकाउंटेंसी के लेक्चर भी इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है ना। अभी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना पहला लेक्चर होने वाला है एफएमएम सब्जेक्ट का फॉर क्लास 12। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको उसके ऊपर क्लैरिटी रहे। पहला, तो आपको ये सब्जेक्ट का एकदम स्ट्रक्चर समझना है कि इसका मार्क्स का वेटेज कितना रहेगा, टोटल कितने ड्यूरेशन का एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू कैसे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव कितने रहेंगे, राइट। अपने क्या क्या चैप्टर्स है इसके अंदर मेनली, एंड ये सब चीजें आपको समझना है। अपने स्टडी का अप्रोच क्या होने वाला है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया है। आप प्लीज ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर एक बार देख लेना ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आए अपने एफएमएम का क्या रहने वाला है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एफएमएम का जो सब्जेक्ट है, स्पेशली 12th का जो सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सिलेबस है, राइट। 11th में और 10th में जो आप पढ़ते हो वो काफी कुछ कंसेप्चुअल चीजें उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, बट 12th का जो सिलेबस है बहुत टेक्निकलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है करके, राइट। इसके अंदर काफी कुछ तो हम सिक्योरिटी मार्केट्स रिलेटेड लॉ वगैरह हम ये सब भी पढ़ेंगे करके, राइट। तो इसको यदि आप अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको याद करने में बहुत मुश्किल आएगी, और बहुत जगह पे तो आप देखोगे कि डेटा भी बहुत आउटडेटेड है। ठीक है, तो उन केसेस के अंदर ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नया डेटा में लिखवा दूं, ताकि आप मार्केट के अंदर नया नॉलेज लेके जाओ, पुराना नॉलेज लेके नहीं जाओगे, राइट। हैविंग सेड दैट, अभी अपना क्या करते हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट का नेम रहेगा दैट इज फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये अपने सब्जेक्ट का नेम है। नाउ इस क्लास में अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं पूछता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, वो मेरे को ऐसा कुछ आंसर देते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज लाइक शेयर मार्केट है, कुछ लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड, बट फाइनेंशियल मार्केट इससे काफी ज्यादा बड़ा है करके, राइट। वो हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। ये ऑफ कोर्स एक ब्रॉड ओवरव्यू रहने वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स का। इसके अंदर का जो डिटेल स्टडी है वो हम अपने सिलेबस के अंदर करेंगे, धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। तो हो सकता है कुछ वर्ड जिसके अंदर वो अभी आपको समझ में नहीं आए, बट इनको डेडिकेटेडली हम चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, बट एक बार ओवरव्यू देना आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट करके। तो ये पहला तो हम समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स होता क्या है। देन अपना जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा 12th क्लास का उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से कुछ टॉपिक्स करेंगे। नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है ये डिस्कस करें इससे पहले एक बात बताओ, मार्केट्स क्या होते हैं करके, राइट ना। मार्केट क्या रहेगा, जैसे आपने एग्जांपल आपको पता होंगे, कोई सब्जी मंडी है, वो क्या है, वेजिटेबल मार्केट बेसिकली, कपड़ों का मार्केट है, खाने पीने का मार्केट है, ये सब क्या रहेंगे, मार्केट्स रहेंगे, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे तुम्हारे सेलर्स वहां पे बैठे रहेंगे, एंड तुम बायर्स लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके चीजों को खरीद सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मार्केट क्या हो गया, एक प्लेस हो गया जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स रहेंगे एंड बायर्स भी रहेंगे, और वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं बेचते हैं करके, ये हो गया मार्केट ना। अभी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये भी एक टाइप का मार्केट ही हो गया जहाँ पे कुछ चीजें बेची जाएगी, कुछ चीजें खरीदी जाएगी, बट यहाँ पे कोई सब्जी या फिर कपड़े या फिर खाना पीना ये सब बेचा खरीदा नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है, इन सब चीजों को, एफएनओ की ट्रेडिंग होती है, इन सब चीजों का खरीदना बेचना ये अपने फाइनेंशियल मार्केट में होता है ना। अभी फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, उनको वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं। पहला जो टाइप ऑफ मार्केट है दैट इज योर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली कौन सा मार्केट होता है, जहां पे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, जहां पे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो लोग तो उस केस के अंदर यदि उनको पैसा उठाना होता है तो वो कैपिटल मार्केट में आके पैसा उठा सकते हैं। फाइनेंस के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मोस्टली फाइनेंस क्या है, कुछ कंपनीज रहेगी, ठीक है, जिनको पैसों की नीड है, एंड कुछ इन्वेस्टर रहेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल रहेगा, राइट। तो जिनको पैसों की नीड है वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे और इन लोगों से पैसा लेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है, और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कभी इंटरेस्ट मिलेगा, कोई डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ये सब इन चीजों को मिलेगा, राइट। तो ये फाइनेंस का एक बेसिक थीम रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, मेनली पैसा उठाना, पैसा इन्वेस्ट करना, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस ना। तो कैपिटल मार्केट में जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए तुमको कंपनीज वगैरह को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस मार्केट में आके पैसों को उठा सकती है। तो उसके अंदर भी कैपिटल मार्केट में आगे दो पार्ट के अंदर इसको मैंने डिवाइड किया है। वन इज योर शेयर मार्केट, पहला क्या रहेगा तुम्हारा, शेयर मार्केट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी अपना एक बिजनेस का छोटा सा ओनरशिप वो तुम लोगों को सेल करती है,
और उसके बदले में तुमसे पैसे लेती है। अब यदि कंपनी ने तुमको अपने बिजनेस का छोटा सा ओनरशिप सेल किया, तो तुम क्या हो जाओगे, एक छोटे से उसके बिजनेस के एक छोटे से ओनर हो जाओगे। और ओनर, जो भी बिजनेस का ओनर होता है, उसको क्या हक होता है कि कंपनी में जो भी प्रॉफिट होएगा उसमें से एक हिस्सा उसको भी मिलेगा, ये उसका भी हक मिलेगा, राइट। प्रॉफिट का जो हिस्सा देना होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड। एंड यहाँ पे ओनरशिप तुमको खरीदना हो तो कैसे खरीदते हो, उस कंपनी के शेयर्स परचेज करके तुम उसका ओनरशिप खरीद सकते हो, ठीक है। तुमने कभी किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा तो तुम उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाओगे, एंड तुम्हारा पास एक राइट आ जाएगा कि तुम उस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें से एक हिस्सा ले सको। प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलना, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। आई होप ये क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के अंदर तुम देखोगे तो उसके ओनर कौन है, अंबानी फैमिली उसके ओनर। बट तुमको पता है कि अंबानी फैमिली 100% ओनर नहीं है रिलायंस के। उनके पास सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का 55% के आसपास ओनरशिप है करके। तो बाकी ओनरशिप किसके पास में, बाकी ओनरशिप हम लोगों के पास में, जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर्स को खरीद रखा है। रिलायंस कंपनी के अंदर 35 to 40 लाख शेयर्स टोटल इश्यू कर रखे हैं, राइट। और यदि आपने उसमें से थोड़े से शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप उसके थोड़े से हिस्से के क्या बन जाओगे, मालिक बन जाओगे, राइट। ये कैसे पॉसिबल होता है, शेयर्स खरीद। क्लियर है आपको, ये शेयर कैपिटल मार्केट में पहला हमने डिस्कस किया, शेयर मार्केट। दूसरा तुम्हारा आता है डेट मार्केट। डेट मार्केट बेसिकली इसको तुम ऐसा समझो, लोन। यहाँ पे कंपनीज को जिनको पैसा चाहिए होती है, वो क्या करेगी, हम लोगों से लोन लेती है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, हम लोगों से लोन क्यों लेती है, बैंक से जाके लोन क्यों नहीं लेती। ऑफ कोर्स, फर्स्ट जो उनका डेस्टिनेशन होता है लोन लेने का, वो बैंक होता है, राइट। बट तुमको भी पता है बैंक के अंदर कितनी सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है करके, कितना लंबा टाइम प्रोसेस लगता है करके। एंड यहाँ पे कोई तुमको बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए, तो हो सकता है कि एक बैंक या फिर दो बैंक तुमको मिलके इतना बड़ा लोन अमाउंट दे भी नहीं पाए, ठीक है। तो और एक और केस देखो, मान लो कोई कंपनी जिसका फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको बैंक लोन देगी क्या, नहीं देगी। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, हम लोगों से, रिटेलर लोगों से, इन्वेस्टर लोगों से क्या कर सकती है, लोन ले सकती है। और उसके बदले में हमको हर साल वो इंटरेस्ट चुकाएगी। एंड जब लोन का टाइम खत्म होएगा, तब हमको लोन का अमाउंट वापस पे कर देगी। ये तुम्हारा कहाँ पे होएगा, डेट मार्केट में। डेट मार्केट को सिंपल तरीके से याद रखो, लोन। जहाँ पे हम लोग कंपनी को लोन देते, कंपनी हमसे लोन लेगी करे, ठीक है। इसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह हमको को मिलता रहेगा। नाउ अभी लोन लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स बोलते हैं या फिर बॉन्ड्स बोलते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स होते क्या है, ये जरा समझो। ये बेसिकली क्या होता है, एक सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, कितने का लोन अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कितने का टाइम ड्यूरेशन है, या कौन सी कंपनी है, सबका सिग्नेचर वगैरह, ये सब कैसे में होता है, डिबेंचर एंड बॉन्ड के वो जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है। क्या डिबेंचर एंड बॉन्ड सेम चीज है, यस। डिबेंचर एंड बॉन्ड आप इसको सेम चीज मान के चलो, बस एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वो क्या है, जब कंपनीज को लोन की नीड होती है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, डिबेंचर। जब गवर्नमेंट को लोन की नीड होती है, जब गवर्नमेंट को लोन की नीड रहेगी तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगी, बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। क्या गवर्नमेंट भी लोन लेती है क्या, एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट भी बहुत सारा लोन लेती है करके, राइट। इंडिया की गवर्नमेंट का तुम देखोगे तो मोर देन $3 ट्रिलियन अपने इंडिया में लोन ले रखे हैं, राइट। यूएस गवर्नमेंट का देखोगे तो उन्होंने तो हमसे 10 गुना ज्यादा लोन ले रखा है करके, मोर देन $30 ट्रिलियन उन्होंने लोन ले रखा है करके। इतना ज्यादा गवर्नमेंट लोन्स लेती है करके, ठीक है ना। ना ये क्लियर है। अभी तुमको दो इसके अंदर कैपिटल मार्केट में समझ आया ना, तुम पैसा किसके लिए लेते हो, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हो। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब, जनरली तुम ऐसा समझ के चलो एक साल से ज्यादा के लिए पैसा लेते हो करके। शेयर मार्केट के केस में तो तुम्हारा क्या रहेगा कि एक बार कंपनी ने पैसा लिया तो तुम क्या बन गए, उसके ओनर बन गए, ठीक है। और अब जब तक बिजनेस चलेगा तब तक तुमको पैसा वापस नहीं मिलेगा। जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब कंपनी अपने एसेट्स वगैरह बेचेगी, तुमको पैसा वापस चुका देगी, ठीक है। डेट मार्केट में ऐसा नहीं होता, वो लोन की तरह है, जैसे लोन का टाइम खत्म होएगा आपको वापस पैसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या, लॉन्ग टर्म के लिए डेट, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है, right? इसका तुमको भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं। अभी रिसेंटली इस ईयर के स्टार्टिंग के अंदर ही गूगल जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू करके लोन लिया। पता है कितने अमाउंट का लोन लिया, $30 बिलियन से ज्यादा का उन्होंने लोन लिया। कितना, $30 बिलियन से ज्यादा का उन्होंने लोन लिया। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या था ना, टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लोन लिया था, वो यहाँ पे बहुत यूनिक था, बहुत रेयर भी था, इतना जनरली इतना होता नहीं है। यहाँ पे जो उन्होंने लोन का टाइम पीरियड था, दैट वाज 100 years। मतलब कि 100 सालों के लिए उन्होंने लोन लिया। तो हर साल तुमको इंटरेस्ट चुकाएंगी गूगल कंपनी। एंड जब 100 साल खत्म होंगे तो जो तुमने इनिशियली उनको पैसा दिया था वो वापस तुमको मिल जाएगा।
जनरली आप देखो, ये वाला तो क्या थोड़ा एक्सट्रीम केस था। 100 ईयर्स इतना बड़ा लोन लेते नहीं, इतने टाइम के लिए लोन लेते नहीं है। जनरली 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ये लोन का टाइम ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, बट स्टिल तुमको एक एग्जांपल दिया मैंने, समझ में आया कैपिटल मार्केट? आई होप ये क्लियर होएगा। नाउ फिर बात करते, देखो शेयर मार्केट तो पूरा आपने कुछ पूरे मेजोरिटी ऑफ अपना जो टॉपिक रहेगा अपने पूरे सिलेबस के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और डिटेल के अंदर इसको स्टडी करते जाएंगे। फिर तुम्हारा नेक्स्ट है मनी मार्केट। मनी मार्केट भी क्या होता है? ये भी लोन ही है। ठीक है, कंपनीज वगैरह हमसे क्या लेगी? लोन लेगी। तो डेट मार्केट, यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? यहाँ पे जो लोन लिया जाएगा वो रहेगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन लिया जाता है। इसके लिए जनरल टाइम ड्यूरेशन कैसा देखने को मिलता है? 7 डेज के लिए लोन लेते हैं, 1 मंथ के लिए लोन लेते हैं, 3 मंथ के लिए लोन लेते हैं। इस टाइम का आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनका कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सीपी इज बेसिकली कॉमर्शियल पेपर, शॉर्ट में लिखा, आपको चाहिए तो फुल फॉर्म लिख सकते हो। कॉमर्शियल पेपर, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म के अंदर लोन ले सकते हो। आई होप मनी मार्केट क्लियर रहेगा करके। ठीक है, मनी मार्केट एंड डेट मार्केट दोनों ही क्या लोन है, बस एक ही डिफरेंस है टाइम का। डेट मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे। फिर तुम्हारा थर्ड टाइप ऑफ मार्केट विच इज कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? वैसे तो कमोडिटी का मतलब होता है वो आइटम्स जो हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर यूज आते हैं, राइट? उनको हम कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। बट जिसके अंदर तुम्हारा ये सब भी आ जाता है, फूड ऑयल हुआ, तुम्हारा स्पाइसेस हुआ, फूड ग्रेन्स हुआ, ये सब गेहूं चावल, ये सब चीजें आ जाती है, राइट? बट हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो कमोडिटीज मार्केट में हम क्या इंक्लूड करेंगे? गोल्ड, सिल्वर, अदर टाइप्स ऑफ मेटल लाइक कॉपर, और भी टाइप्स ऑफ मेटल यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब तुम्हारा कमोडिटी मार्केट में आता है और उनका यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। पिछले कुछ टाइम से तुम देखोगे, पिछले 1-2 साल के अंदर तो कमोडिटी मार्केट बहुत ही सुपर एक्टिव रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की तुम प्राइसेस देखो तो बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं पिछले 1-2 साल के अंदर। बट इस साल में वो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस एकदम गिर भी गए हैं। तुम गोल्ड का देखोगे तो करीब 30% समथिंग प्राइसेस गिर चुके हैं इसके अपने पीक से। एंड सिल्वर के केस में देखोगे तो करीब करीब 50% इसके प्राइसेस गिर गए। सेम इज द केस विद क्रूड ऑयल। जब वो यूएस, यूरान और इनका इसराइल का वॉर चल रहा था, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस मोर देन $100 पर बैरल चले गए थे, और आज वापस वो $70 से नीचे आ गए। ठीक है? तो कमोडिटी मार्केट कुछ टाइम में काफी एक्टिव रहा करके। तो ये भी एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। नाउ आगे चलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट जो डिस्कस करना है दैट इज डेरिवेटिव मार्केट। ना, डेरिवेटिव मार्केट का तुम देखोगे 12th के सिलेबस में 2 डेडिकेटेड चैप्टर्स दे रखे हैं जस्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, तो वो जब चैप्टर्स आएंगे, 5th एंड 6th चैप्टर, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, राइट? डेरिवेटिव थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ मैं। ना, डेरिवेटिव मार्केट में बेसिकली क्या होता है, इसको समझना है तो ऐसे समझो, ये बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शर्त लगाने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सट्टेबाजी, ये डेरिवेटिव मार्केट के अंदर होती है। ठीक है, सट्टेबाजी कैसे होती है, बैटिंग कैसे होती है, वो जरा समझो करके। लेट्स से क्रिकेट मैच चल रहा है, आरसीबी वर्सेस सीएसके का क्रिकेट मैच चल रहा है। एंड उसके दो आरसीबी का फैन एंड सीएसके के फैन ने क्या किया, एक इस क्रिकेट मैच के ऊपर एक शर्त लगा लिया। एक बोल रहा है आरसीबी जीतेगा, दूसरा बोल रहा है कि सीएसके जीतेगा। ठीक है, और इन्होंने 100 रुपए का शर्त लगा, जो भी जीतेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, ये जो बैटिंग इन्होंने किया है, शर्त जो लगा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसको क्यों बोलते हैं? नाम के अंदर हिंट छुपा है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अपना वैल्यू डिराइव करते हैं किसी ना किसी चीज से। अपने इस एग्जांपल में ये अपना कॉन्ट्रैक्ट किससे, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किससे डिराइव हो रहा है? जो क्रिकेट मैच है उससे इसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिराइव हो रहा है। सपोज करो बारिश आती है एंड वो मैच बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है करके। ठीक है, तो वो जो उन्होंने शर्त का कॉन्ट्रैक्ट लगा बनाया था, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, क्या उसका कोई वैल्यू रहेगा? नो, एब्सोल्युटली नो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन जीता कौन हारा करके, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल फीचर क्या? पहला तो अपना ये वैल्यू क्या करता है, सारा का सारा वैल्यू डिराइव करता है किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी चीज से अपना वैल्यू डिराइव करता है। जिस चीज से ये अपना वैल्यू डिराइव करता है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरलाइंग एसेट बोलेंगे। दूसरा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को तुमको समझना है तो सिंपल उसको इस तरीके से समझो, ये बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, शर्त का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अब ये फाइनेंशियल मार्केट में अपने इसके अंदर कैसे काम करता है, तो ये देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक शेयर है, लेट्स से टीसीएस का शेयर है करके। ठीक है, अब तुमने देखा पिछले कुछ टाइम में आईटी के शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे करके, आईटी कंपनीज के शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे।
अब टीसीएस का शेयर तुमने पास है करके, ठीक है। अब एक पर्सन, तुम जैसा पर्सन जिसको लग रहा है कि इसके शेयर के प्राइस तो और भी गिरेगी करके, तुमको क्या लग रहा है, इसकी शेयर की प्राइस तो और भी गिरेगी। दूसरे पर्सन को लगता है कि यार नहीं यार, इतनी ज्यादा प्राइस गिर गई, अपने पीक से 50% गिर चुका है और तो अब नहीं गिरना चाहिए। उसको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली। तो तुम दोनों क्या कर लोगे, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, शर्त लगा लोगे कि भाई प्राइस बढ़ेगी। एक पर्सन बोल रहा है, एक दूसरा पर्सन बोल रहा है प्राइस गिरने वाली है, एंड जितने से बढ़ेगा या फिर जितने से गिरेगा वो डिफरेंस तुमको मिल जाएगा 1 महीने बाद में। ऐसा करके तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ ये क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, शर्त का जो कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज बेसिक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्चुअल में क्या होएगा, जब 1 महीने बाद में जो भी तुम्हारा डिफरेंस रहेगा, लेट से आज का प्राइस है 2000 रुपीज टीसीएस का शेयर, 1 महीने बाद में इसका प्राइस हो जाता है 2100 रुपये। तो यहाँ पे क्या 100 रुपये से बढ़ गया। तो जिस पर्सन ने शर्त लगाया था कि इसका प्राइस बढ़ेगा, उसको क्या मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। इस तरीके से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं, कहाँ पे, अपने शेयर मार्केट वगैरह में, इन सब में काम करते हैं, राइट। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट आई होप अभी डेरिवेटिव का तुमको एक बेसिक मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड, ये 3 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तुमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को इस तरीके से सुना होगा, एफएनओ करके सुना होगा, राइट। तुमने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि ये एफएनओ ट्रेडिंग करता है या फिर एफएनओ ट्रेडिंग। इसके जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, एंजल वन के, ग्रो के, इनके एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उसमें बोलते रहते एफएनओ ट्रेडिंग करना है तो हमारे ऐप पे आओ करके। तो वो डेरिवेटिव मार्केट का ही पार्ट है। फिर बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेसिकली क्या रहेगा तुम्हारा, जितनी भी, हर एक कंट्री है उनकी अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया की अपनी करेंसी है आईएनआर, यूएस में करेंसी चलती है यूएस डॉलर, फिर यूरोप के अंदर यूरो, देन जापान के अंदर येन करके करेंसी ये चलती है, देन चाइना में युआन करके करेंसी चलती है, रशिया में रूबल। इस तरीके से करेंसीज चलती रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो अलग अलग करेंसीज है, इनका जो बाइंग एंड सेलिंग होता है वो कहाँ पे होता है, फॉरेक्स मार्केट में। करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग क्यों होता है, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहला तो अपना रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो फॉरेन ट्रिप पे, लेट्स सी यूरोप घूमने जा रहे हो करके, राइट। यूरोप तुम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो और वहां पे क्या चलता है, यूरो। तो जो तुम जाओगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, वहां पे क्या एक एटीएम जैसी मशीन्स लगी होती है, जहाँ पे तुम बेसिकली इंडियन रुपीज देके क्या कर सकते हो, यूरो ले सकते हो। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो, फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन हो। एक और इसका तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपना मैं इधर जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में जंतर मंतर है, यहाँ पे घूमने लायक अच्छी जगह है। तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स लोग भी आते हैं। तो वहाँ पे तुम नोटिस करोगे एक स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा स्टोर है वहाँ पे। वो बेसिकली उन फॉरेनर्स लोगों को बोलता है कि तुम अपने कंट्री का करेंसी दो, उसके बदले में हम तुमको इंडिया का करेंसी दे देंगे करके, राइट। तो वो भी अपने एंड पे लेवल पे क्या कर रहा है, छोटे लेवल पे क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो फॉरेक्स वर्ड है वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉरेन, एंड ईएक्स वर्ड स्टैंड करता है एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्री की जो करेंसीज है उनको एक्सचेंज करना, वो होता है यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर। ना ये कुछ एग्जांपल्स ये आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी समझो कि एक्चुअल में ये क्यों यूज होता है ये मार्केट, ठीक है। ये भी जो एग्जांपल ऑफ कोर्स वो भी यूज होते हैं, बट मेनली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा वो समझो। लेट्स से कि रिलायंस कंपनी बहुत सारा ऑयल वगैरह परचेज करती है, क्रूड ऑयल वगैरह, यूएस से ऑयल परचेज किया उसने, ठीक है। तो अभी जो पेमेंट करना रहेगा वो किस में करना रहेगा, यूएस डॉलर में करना रहेगा। तो यूएस अपना रिलायंस क्या करेगी, किसी बैंक के पास में जाएगी, बोलेगी ये इतना सारा इंडियन रुपीस दो, इसके बदले में हमको यूएस डॉलर दो। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन। ये कौन से मार्केट में होता है, फॉरेक्स मार्केट में होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है बिट सॉरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। कौन सा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे जो डिजिटल करेंसीज है उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। जिसके अंदर तुमने 100% बिटकॉइन नाम तो सुना ही होगा, राइट। और भी कुछ इसमें करेंसीज होती है, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथीरियम हुआ, स्टेबल कॉइन हुआ, डोज कॉइन हुआ, मेटा कॉइन हुआ। ये इतनी सारी करेंसीज इसके अंदर है जिनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। मेनली ये 3 करेंसीज है जो कि मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो मार्केट को बनाती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है अपना इसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो हमने 6 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़े करके। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आएगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो अपना सब्जेक्ट है कितना बड़ा सब्जेक्ट है, राइट। इसका कितना बड़ा स्कोप है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। ना तो ये सबसे बड़ा शेयर मार्केट, ना तो सबसे बड़ा मार्केट है, ना ही सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। बाकी मार्केट्स काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े मार्केट भी है कंपेयर टू शेयर मार्केट करके, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, इनका आई बिलीव आपको मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बुक से कुछ टॉपिक्स रीड करते हैं,
देन अपना इसको कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो को। छोटे छोटे एक दो टॉपिक रीड कर लेते हैं। अपना फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा 12th के सिलेबस में, उसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबरशिप यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक से क्या स्टॉक ब्रोकर्स है, राइट। इनको हम यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर इनको हम ट्रेडिंग मेंबर्स बोलते हैं। ट्रेडिंग मेंबर, स्टॉक ब्रोकर्स या फिर सिर्फ मेंबर्स बोलो, तीनों का मतलब सेम ही है, राइट। तो वो अब जो स्टॉक ब्रोकर्स है वो मेंबरशिप वगैरह कैसे लेते हैं ये भी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बट वो बाद में आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। आई थिंक ये 30 पेजेस समथिंग का कुछ चैप्टर है, जिसमें से इनिशियल 5-6 पेजेस के अंदर हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। उसके बाद में हम ट्रेडिंग मेंबरशिप से रिलेटेड उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे तुम ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हो, क्या उसका प्रोसीजर तुमको फॉलो करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले कुछ बेसिक टॉपिक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, मार्केट सेगमेंट्स बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे हमने देखा शेयर मार्केट, अपना फिर डेट मार्केट, फिर मनी मार्केट, इनको मैं एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ, इट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, क्या होता है वो जरा समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में अभी हम आईपीओ जो होता है वो तुम्हारा प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आईपीओ कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे डिस्कस करने वाले वो। ठीक है, अभी इसको डिस्कस, आईपीओ के अलावा और भी चीज आती है। ठीक है, चलो इसको रीड करते हैं। सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर अलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू दोज हु आर टू दोज हु हैव अ प्रोडक्टिव नीड फॉर देम। सिक्योरिटी मार्केट का बेसिकली एक चैनल की तरह प्रोवाइड करता है, बेसिकली एक क्या मीडियम की तरह काम करता है, जहां पे होता क्या है, सेविंग्स का अलोकेशन होता है। मतलब सेविंग्स जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसा अवेलेबल है। तो जिसके पास अवेलेबल है वो अपना पैसा किसको देता है, जिनको पैसों की नीड है। एंड ये जो होता है वो कहाँ पे होता है, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होता है। तो ये सिक्योरिटी मार्केट का काम है। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बेसिकली दो इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट्स है। इंटरडिपेंडेंट आपस में रिलेटेड है करके, एंड इनको सेपरेट नहीं किया जाता क्योंकि आपस में रिलेटेड है। ठीक है, वो कौन से सेगमेंट्स है, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा है प्लस सेकेंडरी मार्केट। इसको जरा समझते हैं, फिर एक बार उसको बुक से रीड करते हैं। ठीक है, पहला तो तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे, प्राइमरी मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स। दूसरा तुम्हारा क्या रहेगा, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली न्यू सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज इशूड, न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाएगी। ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी क्या करती है, नई सिक्योरिटी इशू करेगी, तो वो ट्रांजेक्शन किसका पार्ट रहेगा, प्राइमरी मार्केट का। यहाँ पे दो वर्ड पे फोकस करना, फर्स्ट इज न्यू। सिक्योरिटी का नया होना जरूरी है। यदि सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड हो रखी है, पुरानी सिक्योरिटी जो पहले इशू हो रखी है, उसका यदि बाइंग एंड सेलिंग होता है वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाएगा। बट यदि जब फर्स्ट टाइम इशू होती है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है तुम्हारा, हमेशा वर्ड जो तुमको यूज करना है न्यू सिक्योरिटी। जब भी नया सिक्योरिटी इशू करते हो तो तुम्हारा क्या रहेगा, प्राइमरी मार्केट का पार्ट रहेगा। एंड नोटिस करो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया, ना कि शेयर्स। ठीक है, मैंने सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज। बिकॉज सिक्योरिटीज के अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, इसके अंदर तुम्हारा शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड और भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वगैरह, ये सब भी इसके अंदर सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। तो जब भी न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है, जिसके अंदर तुम्हारा न्यू शेयर्स हो जाएगा, न्यू डिबेंचर्स हो जाएगा, न्यू म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो जाएंगे, इनको जब इशू किया जाएगा तो वो किसका पार्ट रहेगा, प्राइमरी मार्केट का पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड है, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड है, उनका यदि बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो वो किसका पार्ट रहेगा, सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या रहेगा, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो रखा है उनका यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या रहेगा, इशूअर, इशूअर रहेगा, एंड फिर तुम्हारा यहाँ पे रहेगा इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, इशूअर एंड इन्वेस्टर्स। इनके बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन किसके बीच में था, इशूअर एंड इन्वेस्टर। इशूअर कौन रहेगा, जो भी कंपनी रहेगी,
जो भी कंपनी रहेगी वो आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट भी आ सकती है, या फिर गवर्नमेंट भी यहाँ पे आ सकती है। गवर्नमेंट भी तो बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकती है ना, म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी अपने यूनिट्स इशू कर सकते हैं करके, ठीक है। तो ये जो इशूअर रहेंगे जो कि अपने सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं, वो और इन्वेस्टर के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, जो जिनके पास सिक्योरिटी खरीदा, ये अभी देखो समझना, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। सपोज करो किसी कंपनी का आईपीओ, अभी मीशो कंपनी का मैं आईपीओ ले रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद में आगे चल के हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मीशो कंपनी का एक आईपीओ आया करके, उसके अंदर आपने जब आईपीओ आया, तब तो क्या है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए और तुमने खरीदे, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वहां पे क्या नया सिक्योरिटी इशू हुआ। तो वो जो फर्स्ट टाइम जब उसका आईपीओ आया और तुमने उसको खरीदा, वो जो ट्रांजेक्शन वो किसका पार्ट रहेगा, प्राइमरी मार्केट का। बट एक बार तुमने शेयर्स उसके खरीद लिए आईपीओ के अंदर, अब तुम्हारे पास उसके वो शेयर्स पड़े, अब तुमको उसके शेयर्स बेचने हैं ड्यू टू वट एवर रीजन, तुमको पैसे चाहिए या फिर तुमको लगता है कि अभी इस कंपनी में इतना ग्रोथ नहीं है और तुमको वो शेयर्स बेचना है। तो वो जो तुमको शेयर्स बेचना है वो किसको बेच सकते हो तुम, क्या तुम कंपनी को वापस शेयर्स बेच सकते हो क्या? नहीं। कंपनी ने एक बार तुमको शेयर्स बेच दिए तो वापस वो खरीदती नहीं है। तो बट तुमको शेयर्स बेचना तो तुम बेच सकते हो क्या? यस, बेच सकते हो। किसको बेचोगे? किसी ऐसे पर्सन को जिसको ये शेयर्स खरीदने की इच्छा है करके, तो उसको तुम शेयर्स बेच सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुम प्लेटफॉर्म जो यूज करते हो शेयर मार्केट वाला, जिसके अंदर ये ट्रांजेक्शन करते हो। तुम्हारे पास शेयर्स है, तुमको बेचना है, सामने वाला खरीदने को रेडी है, तुम आपस में क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ये जो बाइंग एंड सेलिंग होगा, जिसके अंदर इश्यूअर का कोई रोल नहीं है, वो तो एक बार इशू करके चला गया, तुम आपस में अब जो बाइंग एंड सेलिंग करोगे, वो किसका पार्ट रहेगा, सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर इनके बीच में क्या रहता है, ट्रांजेक्शन रहता है, ट्रांजेक्शन रहता है, ठीक है। तुमको देखो मार्केट के नियम से समझ आता है। प्राइमरी मार्केट, जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट, जब सेकेंडरी ट्रांजेक्शन रहेंगे, बाद वाले जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो तुम्हारे रहेंगे किसके, सेकेंडरी मार्केट के पार्ट रहेंगे। आई होप तुमको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग क्लियर रहेगा। एक बार बुक से रीडिंग करते हैं एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज तुम्हारा प्राइमरी मार्केट, इसको रीड करते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इशू सिक्योरिटीज। अगेन देखो कौन सा वर्ड यूज किया यहाँ पे, सिक्योरिटी, जिसमें तुम्हारा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये सारे चीजें कवर हो जाती है। ये किसको क्या कहता है, तुम सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, कौन, गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, कॉर्पोरेट्स भी इशू कर सकती है। कॉर्पोरेशन बेसिकली कंपनीज की बात कर रहा है, ठीक है। टू रेज रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिसोर्सेज की बेसिकली बात कर रहा है, टू रेज रिसोर्सेज मतलब पैसे रेज करने के लिए, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सके। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स जैसे कंपनी ने पैसा लिया, वो अपने मार्केटिंग के अंदर खर्चा करेगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा करेगी और एक्सपेंशन के अंदर खर्चा करेगी। गवर्नमेंट ने तुमसे पैसा लिया, वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर खर्चा करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी, ब्रिजेस बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ये सब के लिए काम किया जा सकता है। Securities in the form of debt or equity can be issued in domestic or international market at a face value discount or premium करके, ठीक है। जो सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो वो तुम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंडिया में भी इशू कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी इशू कर सकते हो। इसको तुम फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम तीनों पे इशू करते हो। इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है, हर एक जो सिक्योरिटी होता है उसका एक सर्टिफिकेट रहेगा और उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में जनरली ये प्राइस 100 रुपए होता है, एंड शेयर्स के केस में जनरली ये जो प्राइस होता है या तो 10 रुपए होता है, या 5 रुपए होता है, या 2 रुपए होता है, इस तरीके का प्राइस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो प्राइस लिखा है, ठीक है, उतने पे ही तुमने इशू किया है, तो उसको हम बोलेंगे तुमने फेस वैल्यू पे इशू किया, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं एट पार इशू किया करके, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। उतने पे ही तुमने इशू किया तो हम बोलेंगे कि तुमने इसको फेस वैल्यू पे इशू किया। उस जो प्राइस है, उस जो प्राइस है उससे कम पे इशू किया तो हम बोलेंगे इसको तुमने डिस्काउंट पे इशू किया, और उस प्राइस से ज्यादा पे इशू किया तो हम क्या बोलेंगे, तुमने उसको प्रीमियम पे इशू किया, ठीक है। इसको तुमको समझना, तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी, लेट्स से कि एक गुड डे बिस्किट है, ठीक है, गुड डे बिस्किट है, गुड डे बिस्किट है जिसका एमआरपी कितना है, 10 रुपया करके। गुड डे बिस्किट जिसका एमआरपी क्या है, 10 रुपए करके। यदि मैंने इसको सेल जो किया है, इसको मैंने बेचा करके, राइट, 10 रुपए के अंदर बेचा, तो ये किस पे बेचा मैंने, फेस वैल्यू पे बेचा। 10 रुपए में बेचा तो इसको कितने में बेचा मैंने, फेस वैल्यू पे बेचा, ठीक है। बट इसको यदि मैंने 10 रुपए की जगह लेट से 8 रुपीज में बेचा, डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि डिस्काउंट पे बेचा, डिस्काउंट पे। ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। एंड बट तुमको आई बिलीव समझ आ रहा है।
बट इसको यदि मैंने 15 रुपए पे बेचा, अरे चल जा भाई, हाँ 15 रुपए पे बेचा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैंने प्रीमियम के ऊपर बेचा, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लिया है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसको एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी जनरली मैं बताता हूँ क्या होता है। जो तुम्हारा डेट सिक्योरिटीज होता है जिसमें डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, वो या तो तुम्हारा फेस वैल्यू पे इशू होएगा, या तो तुम्हारा फेस वैल्यू पे इशू होएगा, या फिर डिस्काउंट पे इशू होएगा, ठीक है। प्रीमियम के अंदर इशू हो सकता है बट बहुत ही ज्यादा रेयर है करके। जनरली तुम्हारा फेस वैल्यू पे इशू होता है, कभी कभी डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। बट जो तुम्हारा शेयर्स वगैरह है, इसके केस में तुमको ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा ही क्या होता है, वो प्रीमियम के ऊपर ही इशू होता है। शेयर्स वगैरह क्या होता है, हमेशा प्रीमियम पे इशू होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है जब मैनेजमेंट जो होता है, जिसके अंदर कंपनी के ओनर आ जाएंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, उनको काफी बार तुमको डिस्काउंट पे अलाउ कर, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकते हो। बट जनरल पब्लिक को जो शेयर्स इशू होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है। सेबी ने मना कर रखा है कि शेयर्स को तुम डिस्काउंट पे इशू नहीं करोगे, एक्सेप्ट इसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर, जो कि मैनेजमेंट को मिलते हैं। तुमको क्लियर है क्या? ठीक है। फेस वैल्यू पे इशू किया तो बोलेंगे फेस वैल्यू का तो जो सर्टिफिकेट लिखा होता है, उससे कम पे इशू किया तो डिस्काउंट पे इशू किया, फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया तो प्रीमियम पे इशू किया। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली क्या होता है, फेस वैल्यू पे इशू करते हैं, कभी कभी डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। शेयर्स के केस में मैंने क्या बोला, जनरली आप ऐसे समझो ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये प्रीमियम के ऊपर ही इशू होता है। जैसे मैंने बोला तुमको मीशो का हम केस स्टडी आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो उस केस में तुमको पता है उसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज उसका फेस वैल्यू था, 10 रुपीज उसका फेस वैल्यू था, और उसको इशू कितने पे किया, 111 रुपए पे इशू किया। उसको इशू कितने पे किया, 111 रुपए पे इशू किया, ठीक है। तो तुम देख रहे हो 101 रुपए का, उस केस में प्रीमियम कितना था, 101 रुपए का प्रीमियम था। इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। नाउ प्राइमरी मार्केट इशुएंस इज डन ईदर थ्रू पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। जो तुम्हारा प्राइमरी मार्केट है, इसके अंदर जो शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं, वो या तो पब्लिक इशू के थ्रू होते हैं। पब्लिक इशू में क्या आ जाएगा, आईपीओ आ जाएगा, जिसको तुम सब लोग जानते हो क्योंकि बेसिकली वहां पे पब्लिक को शेयर्स इशू किया जाता है। पर आईपीओ के अलावा भी कुछ और इसमें आता है, जैसे कि एफपीओ, जिसके अंदर उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ के बाद यदि कंपनी और शेयर्स लेके आती है और पब्लिक को इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं एफपीओ, ठीक है। और भी इसमें आता है जैसे राइट इशू अगर क्या आता है करके, बट वो क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे, अभी उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। फिर इसमें तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो वो तो किस में आ जाएगा, पब्लिक इशू में। बट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करी, कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही इशू कर रही है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी इशू हो रहा है सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली उनको क्या कर रहा है, इशू किया जा रहा है। जैसे कि शार्क टैंक के अंदर कोई कंपनी आई और उसने क्या किया, अपने कुछ शेयर्स बेचे और उसके बदले में पैसा उठा लिया, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ किसका रहेगा, पहली बात तो प्राइमरी मार्केट का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी इशू किया गया, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को ऑफर नहीं किया, कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर को ही यहाँ पे क्या किया, सिक्योरिटी इशू किया करके। पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट का आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। Under the Companies Act 1956, an issue is referred as public if it results in allotment of securities to 50 investors or more, ठीक है। अभी देखो पहली तो यहाँ पे दो में करेक्शन करना चाहूंगा। पहला क्या, अभी जो कंपनीज एक्ट चल रहा है अपना, वो 1956, ये तो पुराना वाला एक्ट है, ठीक है। जो 19, एक सेकंड, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई एक्चुअली नॉक कर रहा था तो उसको पहले अटेंड किया। यस, अभी अपना एक बार थोड़ा सा इसको खत्म कर दे, छोटा सा इसके अंदर बचा है। यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पे मैं दो चीज बता रहा था। पहला चीज तो ये था कि अपना जो कंपनीज एक्ट है ये 1956 वाला पुराना है, राइट। अभी जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2013। ये बराबर काम क्यों नहीं कर रहा। अभी जो लेटेस्ट का अपना कंपनीज एक्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे क्या बोला, तुम यदि अप टू 50 लोगों को क्या करते हो, अपना सिक्योरिटी इशू करते हो, तो वो रहेगा तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। बट तुम यदि आई थिंक अप टू 50 लोगों को इशू किया, तुम्हारा क्या रहेगा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट। उससे ज्यादा क्या तो पब्लिक प्लेसमेंट। बट अगेन ये डेटा भी आउटडेटेड है। अभी लेटेस्ट इसका क्या चलता है करके, यदि तुमने अप टू 200 लोगों को इशू किया, ठीक है, दैट टू इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या रहेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ज्यादा को कर रहे हो करके तो तुम्हारा पब्लिक इशू उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। बट दोनों केस में ये जो एक्ट का नया मैंने बताया एंड तुमको यहाँ पे जो मैंने न्यू डेटा बताया,
एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं नया डेटा बताऊंगा दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम में तुमको क्या करना है, जो बुक में लिखा है वही लिखना है। बस एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में तुमको जो बुक में लिखा है वही लिखना है। मैं तुमको यहाँ पे ऑफ कोर्स नया नया डेटा बताऊंगा, बट वो तुम्हारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुमको अपने एंड से चाहिए तो उसको साथ साथ में लिख लेना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नहीं चाहिए तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट तुमको फॉलो एग्जाम में बुक को ही करना है। आई बिलीव आपको क्लियर है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं सेकेंडरी मार्केट में। Secondary market refers to a market where securities are traded after being offered to the public in the primary market or listed on the stock exchange। एक बार सिक्योरिटी पब्लिक को बेच दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हो गया, फिर जो बाइंग एंड सेलिंग होएगा वो किसके अंदर रहेगा, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट कंप्राइज ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड डेट मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट तुम्हारा इक्विटी मार्केट रहेगा जहाँ पे शेयर्स बेचे खरीदे जाएंगे। डेरिवेटिव मार्केट जहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को बेचा और खरीदा जाता है। एंड फिर तुम्हारा आता है डेट मार्केट जहाँ पे डिबेंचर्स बॉन्ड्स इनको बेचा और खरीदा जाता है करके। सेकेंडरी मार्केट इज ऑपरेटेड थ्रू टू मीडियम्स, पहला तुम्हारा ओवर द काउंटर एंड दूसरा है तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट करके, ठीक है ना। ओवर द काउंटर ये ओटीसी जो मार्केट है, एंड जो तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है उसके अंदर समझो क्या होता है। ओवर द काउंटर में तो क्या रहेगा ना, ऑफलाइन इसका बाइंग एंड सेलिंग होता है। जनरली इसके अंदर क्या होता है ना, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, एंड वो ऑफलाइन के अंदर होता है बैंक के बीच में, एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं जनरली उनको हम क्या बोलेंगे, ओवर द काउंटर। इसका नेम को तुमको समझाना तो क्या होता है, एक बेसिकली काउंटर लगा हुआ है, वहां पे सामने पार्टी बैठी है, यहाँ पे एक सामने पार्टी बैठी है, इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं ओवर द काउंटर के अंदर, ठीक है। मेनली मैंने बोला बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स वगैरह होती है, ये ट्रांजेक्शन करते हैं आपस में इन ओवर द काउंटर मार्केट। फिर तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ये जनरली हम सबके लिए अवेलेबल होता है, राइट। जिसका जो ट्रांजेक्शन एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, डिजिटली होते हैं, वो तुम्हारा उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट करके ना। जनरली तुम देखोगे शेयर्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशन हो चाहे छोटे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हम लोग हो, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, एक्सचेंज के ऊपर ही होते हैं। जो तुम्हारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह ये है, ठीक है, एंड जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है ये तुम्हारा मेनली ओवर द काउंटर होते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशन इसको करते हैं, ठीक है। बस एक लास्ट लाइन इसमें पढ़ लेते हैं। ओटीसी मार्केट आर इनफॉर्मल मार्केट वेयर ट्रेड्स आर नेगोशिएटेड, ठीक है। ये इनफॉर्मल मार्केट इसके लिए बोला है बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं होता। तुम्हारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ये तो रेगुलेटेड होता है बाई सेबी, सेबी इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, बट जो ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन होते हैं उनके ऊपर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते। तो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस समझ में आया होगा करके। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंडेक्स वगैरह क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, राइट। इस क्लास के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स के अंदर लिख देना, इसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता है, ठीक है।